बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। चुनाव में वोट मांगने के लिए राजनेता आमतौर पर विकास के वादे करते हैं, जनता को अपनी सरकार की खूबियां और विरोधियों की खामियां गिनाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इतिहास की पोथियां पलटी जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से रजाकारों पर राजनीतिक रिसर्च शुरू हो चुकी है। तमाम नेता अपने भाषणों में रजाकारों का जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि रजाकार उन भाड़े के लड़ाकों को कहा जाता था जिन्होंने हैदराबाद के निजाम की सत्ता बचाने के लिए आम हिंदुओं का कत्लेआम किया था। सवाल यह है कि हैदराबाद के रजाकार लड़ाकों का जिक्र महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में क्यों किया जा रहा है? क्या बीजेपी रजाकारों का जिक्र कर महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाली रणनीति को धार देना चाह रही है? रजाकारों की पूरी कहानी और उनके नाम पर हो रही वोट बैंक की राजनीति का हर पहलू आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बयान सुनवा देती हूं जिनमें रजाकारों पर निशाना साधा गया। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इन दोनों नेताओं के तेवर और बयानों से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि रजाकारों का कनेक्शन मुस्लिम समाज से है। अब सवाल यह है कि बीजेपी रजाकारों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में क्यों जुटी है? रजाकारों की कहानी समझने के लिए हैदराबाद के आखिरी निजाम के बारे में जानना भी जरूरी है। हैदराबाद के आखिरी निजाम का नाम था मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी असफजाह, जो आजादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों के वफादार रहे। देश की आजादी के बाद निजाम भारत में हैदराबाद का विलय करने को तैयार नहीं थे। 85% हिंदू आबादी वाले हैदराबाद में निजाम स्वतंत्र इस्लामिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे। हैदराबाद को भारत में विलय से बचाने की इसी कवायद के बीच हैदराबाद के मुसलमानों ने नवाब बहादुर यारजंग की अगुवाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM का गठन किया। MIM के रजाकार दस्ते की कमान संभाली कासिम रिजवी ने। कासिम रिजवी की अगुवाई में रजाकारों यानी भाड़े के सैनिकों ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। बाद में सरदार पटेल की पहल पर हैदराबाद की निजामशाही के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ, जिसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हुआ और कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि सजा काटने के बाद 1957 में वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी ही MIM का सर्वे सर्वा था। आपको बता दें कि ये वही संगठन था जिसे आज AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जाना जाता है। और आज की तारीख में AIMIM की कमान असदुद्दीन ओवैसी संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस उसी पुराने इतिहास का हवाला देकर असदुद्दीन ओवैसी को रजाकारों का वंशज बताते हैं। हालांकि ओवैसी इन आरोपों का कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी AIMIM की वेबसाइट पर आज भी MIM के संस्थापक नवाब बहादुर यारजंग को मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा नेता बताया जाता है। एक बार फिर थोड़ा पीछे लौटते हैं और भारत में विलय से पहले के हैदराबाद की बात करते हैं। तब हैदराबाद की सीमा तेलंगाना से कर्नाटक के कल्याणा और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा तक फैली हुई थी। 1948 में भारत सरकार की तरफ से जारी श्वेत पत्र के मुताबिक रजाकारों ने महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के 4 जिलों पर 53 बार हमले किए। इसी तरह कर्नाटक के जिन इलाकों में निजाम का शासन था, रजाकारों ने वहां भी हमले किए। और रजाकारों के ऐसे ही एक हमले का शिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार भी हुआ था, जिसमें उनकी मां और बहन की जान चली गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ये बात खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं। खड़गे परिवार की यह दास्तान योगी आदित्यनाथ को भी मालूम है। इसीलिए महाराष्ट्र की रैली में जब उन्होंने रजाकारों पर निशाना साधा तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र किया।
और कहा कि खड़गे अपने परिवार का सच छिपाकर मुसलमानों को खुश करने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में रजाकारों को लेकर मुद्दा गर्म है। बीजेपी के हर हमले के जवाब में विपक्षी दल पलटवार भी कर रहे हैं। असल सवाल इस बीच तो ये है कि महाराष्ट्र में चुनाव आते ही बीजेपी रजाकारों का मुद्दा क्यों ले आती है, और खासकर उस मराठवाड़ा इलाके में जहां से रजाकारों का दागदार इतिहास जुड़ा हुआ है। दरअसल इसके पीछे यहाँ का जातीय और राजनीतिक समीकरण है। ये इलाका खेतिहर मराठा समुदाय का केंद्र माना जाता है। मराठवाड़ा में मराठा समाज की आबादी 35% से भी ज्यादा है, जबकि ओबीसी समाज की आबादी 35 से 40% के बीच, और मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो 15% के आसपास है। यानी बीजेपी की कोशिश 85 बनाम 15 वाले मुद्दे को धार देने की है। पिछले 1 साल में मराठवाड़े के सामाजिक हालात बदले हैं। जब से मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ तभी से मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई चर्चा में है। दरअसल ओबीसी समाज नहीं चाहता कि उसके कोटे का हिस्सा काटकर मराठों को आरक्षण दिया जाए। मराठा आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है मनोज जरांगे पाटिल। पाटिल ने 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आखिरी वक्त में वो पलट गए। माना जा रहा था कि अगर जरांगे अपने प्रत्याशी खड़े करते तो मराठा, दलित और मुस्लिम समाज के वोटों में बंटवारा होता और महायुति को इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मराठवाड़ा में महायुति के ऊपर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको 4 जून 2024 के आए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालनी चाहिए। मराठवाड़ा में लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं, लेकिन 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 8 में से 7 सीट महाविकास आघाड़ी ने जीती, 3 पर कांग्रेस, 3 पर शिवसेना उद्धव गुट और 1 सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी जीते, जबकि बाकी बची 1 सीट शिंदे गुट की शिवसेना के कब्जे में गई। मराठवाड़ा के नतीजे बताते हैं कि यहां की 8 लोकसभा सीटों में से 7 पर मराठा सांसद हैं और लातूर सीट आरक्षित होने के चलते वहां के सांसद दलित समाज से चुनकर आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।